हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की जो क्लास है यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मटेरियल साइंस में यानी कि धातुओं के यांत्रिक गुण के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में धातुओं के यांत्रिक गुण के बारे में जो सिलेबस में डिस्क्राइब किया गया है एक एक टॉपिक, तो उसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बात कर ली थी। आज की जो क्लास होने वाली है ये कोई स्किप नहीं करेगा, और जो पिछली क्लास है उसको आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस ऐसी वैसी नहीं, जैसे मान के चलिए कि 4 ऑप्शन आपके पास मिलेंगे A B C D, तो उन सभी ऑप्शन के जो जो सही होगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो 3 ऑप्शन बच जाएंगे, उन जो बचे रहेंगे वो जो आपके काम के रहेंगे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इस ऑप्शन का क्वेश्चन क्या होगा, यानी कि ये ऑप्शन का मतलब क्या है। तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पिछली क्लास है, क्योंकि ये चैप्टर आपके जो है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इसका जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं आपके सामने। यदि अगली वाली क्लास या पिछली वाली क्लास का भी आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, या फिर ऐसे वाइट बोर्ड में नहीं, फ़ोन में या फिर टैबलेट में अगर आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब सारे करना हो, प्रैक्टिस करवाना हो, जैसे आज हम करवाएंगे, अगर आपको पसंद आएगा तो आगे हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बट आज जो है थोड़ा सा, कल एक प्रॉपर्टी छूट गई थी, तो आज उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है खूब ढेर सारे जो है MCQs हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब जो लोग करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमसे आप जुड़ रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, और ये कल को आप बोलेंगे कि सर आपसे जुड़े थे और हमारे अंदर जो है नॉलेज का कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं, अगर आप अपनी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, हमसे जुड़ने के बाद आपके अंदर कुछ परिवर्तन अगर दिखे, तो जो है मेरे लिए वो जो है फ़ायदा साबित होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियोज़ आप तक पहुँचें उसको आप लोग क्या कीजिएगा, देखेंगे तो आपको नॉलेज गेन होगा हर चीज़ के बारे में। अब हम जो है बीच बीच में वेल्डर की सीरीज़ शुरू करते हैं, जो वेल्डर ट्रेड की। तो कुछ लड़कों को कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे आज एक दो कमेंट आ रहे थे, हम वेल्डर जो है क्लास ले रहे थे वेल्डर की, तो उन लड़कों का कमेंट था कि सर जो है आप वेल्डर वेल्डर तो नहीं आएगा, वेल्डिंग क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे हम लोग वेल्डर ट्रेड थ्योरी के भी बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो जो लोग वेल्डर ट्रेड से ITI किए हैं उनके लिए है ये। तो अब से जितनी भी वीडियो आएंगी, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की जो क्लास रहेगी उसका बैकग्राउंड पूरी तरह से येलो रहेगा, यानी कि पीला कलर का रहेगा, और जो वेल्डर ट्रेड की जितनी भी आगे क्लासेस अपलोड होगी उनका वाइट रहेगा, सफ़ेद रहेगा। तो जितने भी वाइट बैकग्राउंड वाली वीडियोज़ रहेंगी उनको आप लोग अवॉइड कीजिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो है उसको एक बार क्लिक करके देखें और अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि अभी आपके पास समय बिल्कुल ही कम है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका समय जो है ले करके मैं अपना व्यूज़ बढ़ाऊँ, तो मुझे जो है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको जो है आप उन वीडियो को क्लिक मत करिएगा। हाँ, वेल्डिंग अगर आपको आगे पढ़नी होगी कभी ये एग्ज़ाम होने के बाद, या कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वेल्डिंग की जो है कुछ पार्ट्स जो है आ सकते हैं, तो आप नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ सकते हैं। बाकी वो वेल्डर ट्रेड थ्योरी की क्लास है। तो जो प्रॉपर्टी हमारी छूट गई थी वो प्रॉपर्टी थी हार्डनेस। हार्डनेस यानी कि कठोरता। कल हम लोगों ने चर्चा की थी प्लास्टिसिटी के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में, है ना, यानी कि प्रत्यास्था हो गया, और प्लास्टिसिटी हो गया, मेलाबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, क्रीप हो गया, फटीग हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किया था। तो जो लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि वो लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो हम लोग आज करवाने वाले हैं, यानी कि इस क्लास में, ये क्लास और इसकी पिछली वाली क्लास, ये जो है आपका कंप्लीट जो है वो धातुओं के यांत्रिक गुण के बारे में कंप्लीट क्लास होगी। तो ये चैप्टर आपका कहीं भी किसी भी एग्जाम में देने आप लोग जाएंगे तो अब जो है आपको शिकायत नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार से पिछली क्लास आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको डाउट नहीं हो, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश की है। तो जो हार्डनेस होता है वो किसी धातु का यांत्रिक गुण होता है। हमने आपको कल बताया था कि यांत्रिक गुण और भौतिक गुण और रासायनिक गुण 3 गुण होते हैं धातुओं के। तो जो भौतिक गुण होते हैं उनको हम लोग देख के दूर से समझ पाते हैं, चालकता से समझ पाते हैं, है ना।
तो ये सारी चीज़ें जो है रंग रूप, जैसे हमारी आप भौतिक बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे कलर से आप पहचान पाएंगे, हमारी चेहरे की बनावट से पहचान जाए पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो मैकेनिकल पावर है, यानी कि यांत्रिक जो हमारे अंदर गुण है, वो जब तक आप हमसे कोई वर्क नहीं परफॉर्म कराएंगे, कोई काम नहीं करवाएंगे, तो आप कैसे जान पाएंगे कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है या मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को, काम को करने की। तो ये सारी चीज़ें जो है यांत्रिक गुण के अंतर्गत आती हैं। तो यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो कठोरता जो है यानी कि हार्डनेस किसी धातु का वह गुण होता है जो उसमें स्क्रैच या एब्रेशन का विरोध करता है। कठोरता किसी धातु का वह गुण होता है जिससे वह धातु खुद को खुरचे जाने का विरोध करती है। अभी इसको समझते हैं हम लोग। विरोध करती है वो क्या कहलाती है? हार्डनेस कहलाती है, कठोरता कहलाती है। अच्छा ये बताइए कि जो फाइल होती है, फाइल का मतलब जो रेती आप लोग देखते होंगे, ऐसे होती है रेती। आप लोग मैकेनिकल ग्रुप के हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो टर्नर हो चाहे फिटर हो, तो आप लोगों को पता होगा ये क्या है। ये फाइल होती है ना। ये फाइल क्या है? किसी एक ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, अगर इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें जो है घिसाई करते हैं किसी फाइल से इसकी, तो क्या होती है? ये इसका स्क्रैच करती है ना, यानी कि इसको क्या करती है? इसको खुरच देती है। वहाँ से क्या करती है? थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल में मटेरियल को निकालती है। तो बस यही जो है, जो आपका कठोरता है, वो यही दिखाता है ये कोई मटेरियल कितना ज़्यादा खुरच जाएगा, तो मतलब उसका क्या है? कठोरता कम है। जितना ज़्यादा हार्ड रहेगा कोई मटेरियल, हार्डनेस बहुत ज़्यादा रहेगी अगर, तो जो स्क्रैच होगा वो क्या रहेगा? बहुत ही कम होगा। यानी कि हार्डनेस अगर ज़्यादा हुई तो स्क्रैच कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा ये आपका मटेरियल हार्ड रहेगा, आपको इस फाइल से स्क्रैच करने में, इसको घिसाई करने में जो है, उसके जो आपके जो चिप्स निकलेंगे, जो भी निकलते हैं छोटे छोटे कण, वो क्या करें? उसको चिप्स बोला जाता है, आप लोग उनको भी ध्यान रखेंगे। तो छोटे छोटे जो कण निकलेंगे वो बहुत कम मात्रा में निकलेंगे। यानी कि जितना ही ज़्यादा मटेरियल हार्ड रहेगा, उतनी ही ज़्यादा जो है वो खुरचे जाने का विरोध करेगा। समझ रहे होंगे आई होप आप लोग। तो ये परिभाषा जो है आप लोग इसको नोट करेंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उन क्वेश्चंस के ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो लोग प्रीमियर पे देख रहे होंगे तो वो लोग लाइव टैब में जो है कमेंट करेंगे, और आप लोग देखेंगे कि इसका जो है सबसे अच्छा सही रहता है जवाब। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दिखा रहे हैं। ये क्लास होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, जो कि वेल्डिंग का ही एक पार्ट है। वो भी आपके सिलेबस में है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है डिटेल में। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, एक विकृति ठोस की अनलोडिंग के तुरंत बाद अपने वास्तविक अनुपात को पुनः प्राप्त करने की प्रवृत्ति जिसे कहा जाता है। तो हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। द टेंडेंसी ऑफ डिफॉर्मेशन सॉलिड टू रिगेन इट्स एक्चुअल प्रोपोर्शन इंस्टेंटली अपॉन अनलोडिंग नोन एज। यानी कि कोई हमारे पास मटेरियल है, तो उसमें जो है हम लोग लोडिंग करते हैं, और जैसे ही अनलोडिंग करते हैं तो वो अपने एक्चुअल शेप में तुरंत आ जा रहा है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये बताया जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? लोडिंग कर रहे हैं एक मटेरियल पर, यानी कि एक मटेरियल पर हम लोग भार जो है अप्लाई कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, और जैसे ही लोड को हम लोग हटाते हैं, तो वो क्या करता है? अपने एक्चुअल शेप में, यानी कि ओरिजिनल शेप में, अपने वास्तविक शेप में आ जाता है। तो वो कौन सा प्रॉपर्टीज़ है? तो आप लोगों ने कल लेक्चर लिया होगा, तो आप लोग इसका जो है आंसर करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस है परफेक्टली इलास्टिक और डिलेड इलास्टिसिटी, इन इलास्टिक इफेक्ट और प्लास्टिसिटी। तो जो बीच के दो ऑप्शन हैं उनको आपको सीधे सीधे बाहर एलिमिनेट कर देना है। जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी वो इलास्टिसिटी थी या फिर प्लास्टिसिटी थी। तो जो पहली प्रॉपर्टी है परफेक्टली इलास्टिक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक का हम लोग मतलब क्या समझे थे?
परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये था कि कोई मटेरियल था, उसको हम लोग दबाते थे या खींचते थे, उसके बाद जैसे ही छोड़ते थे तो पूरी तरह से जो है फिर से वो अपनी अवस्था में आ जाता था। जैसे कि आप जो धनुष देखते होंगे, जो धनुष बाण जो भगवान राम ने हमेशा यूज़ किया रावण को मारने में, अपने युद्धों में हर जगह पे, उसको क्या कर, उसका जो प्रत्यंचा होता था उसको खींचने के बाद वो फिर से अपनी अवस्था में आ जाता था। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण होता था? वो परफेक्टली इलास्टिक के कारण होता था, इलास्टिसिटी के कारण होता था। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरी तरह से लोचदार, यानी कि अपने पूरी तरह से अवस्था में आ जाता है। जैसे मान के चलिए ये आपकी धनुष हो गई, धनुष भी हम नहीं बना पा रहे हैं, ये हो गई। अब मान चलिए इसको आपने खींचा, जैसे ही आप इसको खींचते हैं तो यहाँ तक ये आती है, उसके बाद पूरी तरह से अपनी अवस्था में नहीं लौट पाती है, यहीं तक आ पाती है, तब ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं कहलाएगी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यह है कि जहाँ से वो खींचा गया हो वहीं पे पूरी तरह से फिर से लौट जाए, वो परफेक्टली इलास्टिसिटी कहलाती है। और जो इसका लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी, उसका क्या मतलब है? प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है, प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी मटेरियल पे आपने लोड अप्लाई किया, किसी मटेरियल को आपने खींचा या उसको मोड़ा, कुछ भी किया, उस पर लोड अप्लाई किया, तो वो उसी अवस्था में पूरी तरह से डिफॉर्म कर जाएगी, उसी अवस्था में रह जाएगी। ठीक है, तो ये प्लास्टिसिटी कहलाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, द परमानेंट मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल इज नोन एज। कोई मटेरियल है वो परमानेंट जो है डिफॉर्मेशन कर जा रहा है, पूरी तरह से क्या कर जा रहा है? विरूपित हो जा रहा है स्थायी तरीके से, तो वो जो है कौन सा गुण कहलाएगा? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्लिप डिफॉर्मेशन या फिर ट्विनिंग डिफॉर्मेशन? तो यहाँ पे फिर इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी आया, तो इलास्टिसिटी क्या है? पूरी तरह से डिफॉर्म कर जाए तो वो इलास्टिसिटी नहीं है। हमने अभी आपको बताया कि प्लास्टिसिटी अगर है तो पूरी तरह से क्या होता है, जितने पे हम लोगों ने लोड अप्लाई किया उतने पे रह जाएगा, तो प्लास्टिसिटी कहलाएगा। और पूरी तरह से अपनी अवस्था में आ जाएगा, ओरिजिनल अवस्था में आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? इलास्टिसिटी कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी, यानी कि प्लास्टिसिटी। ये जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं एमसीक्यूज, ये आपको सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। वो अलग बात है कि ऑप्शन के फॉर्मेट आपको थोड़ा सा चेंज मिले, लेकिन ये सारी लैंग्वेज अगर आप सुने रहेंगे आज, तो आगे जो है आपको ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छा काम देने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और उसका आंसर करिए। हिंदी में आप लोग पढ़िएगा, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डेवलप ए कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर अंडर रिपीटेड लोडिंग नोन एज। हमने आपको बताया था कल कि अगर बार बार हमारे पास रिपीट लोडिंग हो रही, बार बार साइक्लिक लोडिंग हो रही, यानी कि चक्रीय बार बार लोड कर रहे हैं, एक बार आ रहा है लोड कर दे रहा है, फिर चला जा रहा है, फिर लोड कर दे रहा है किसी भी मटेरियल को, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी? आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है कठोरता यानी कि टफनेस, रेजिलियंस, हार्डनेस और फटीग यानी कि थकान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फटीग। हमने कल आपको बताया था कि बार बार साइक्लिक लोडिंग हो रही है या तो चक्रीय लोडिंग हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? फटीग कहलाएगी। रिपीटेड लोडिंग या चक्रीय लोडिंग, बात वही है, यानी कि रिपीटेड लोडिंग, चक्रीय या रिपीट हो रहा है कोई लोड बार बार, तो वो क्या कहलाएगा? फटीग कहलाएगा, फटीग। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें जो और है, टफनेस हो गया, हार्डनेस हो गया। तो हार्डनेस के बारे में अभी हमने आपको डिस्कस किया कि कोई भी मटेरियल है तो वो अपने खुरचे जाने का विरोध कर रहा है, स्क्रैच का जो है वो विरोध कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो हार्डनेस कहलाएगा। उसके बाद टफनेस के बारे में हमने आपको बताया ही था कि कोई भी चीज़ है वो सडन इम्पैक्ट लोड को बियर कर जा रही है, यानी कि कोई चीज़ बहुत झटके से, हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में कल बताया था कि ये दो पिलर हमारे पास हैं, ये लोहे की मान के चलिए एक रॉड है, यहाँ से एक हथौड़ा आता है और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? हैमर आता है कि यहाँ पे, और यहाँ से हम सीधे आघात करते हैं, तो उस समय जो है ये सह जाती है जो बॉडी है, तो वो क्या कहलाती है? वो टफनेस कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी फॉर्म्ड बाई हैमरिंग और रोलिंग इज़ नोन एज। यानी कि किसी भी मटेरियल को हथौड़े से पीट पीट करके उसको रोल या चादर के रूप में बना देना क्या कहलाता है? तो इसका आप लोग जो है कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी,
और उसके बाद हार्डनेस है, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है। उसके बाद ब्रिटलनेस है। तो सबसे पहले मेलाइबिलिटी, यानी कि मेलाइबिलिटी मेलाइबिलिटी के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी चीज़ को चादर के रूप में अगर निर्माण कर रहे हैं हम लोग उसको पीट पीट करके, तो वो क्या कहलाती है? मेलाइबिलिटी कहलाती है। उसके बाद डक्टिलिटी के बारे में हमने आपको क्या बताया था? डक्टिलिटी डक्टिलिटी होता है किसी भी मटेरियल को खींच करके उसको पतले शेप यानी कि पतले वायर के रूप में, तार के रूप में बनाना ही, वायर के रूप में डिफॉर्म कर देना ही तार बनाना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यानी कि खींच करके वायर बनाने का जो है ड्रॉन इनटू वायर, ड्रॉन इन वायर, तार के रूप में जो है इसको आप जो है खींच खींच के बना देते हैं, तो वो डक्टिलिटी कहलाता है। उसके बाद ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता, हमने कल आपको बताया था। ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता, जैसे कांच के लिए हमने कल आपको बताया था कि अगर कांच का एक टुकड़ा है आपके पास, अगर आप वहाँ यहाँ से आप उसको छोड़ते हैं तो नीचे जाकर के वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। लेकिन वहीं अगर स्टील की कोई प्लेट है, अगर उसको छोड़ेंगे आप, रबड़ की कोई प्लेट है उसको छोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। तो जो टूट जाता है वो उसका वही गुण है भंगुरता, यानी कि वो बहुत भंगुर है। भंगुर मात्र का कल हमने आपको बताया था कि ये संसार जो है नश्वर है और हम लोग यहाँ पे मात्र भंगुर, क्षण भंगुर का जो है हमारा जीवन है, कभी भी नष्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से जो है आप समझ सकते हैं कि भंगुरता है यानी कि बार बार वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाए कोई भी चीज़। जैसे ईंट है, अगर आप उसको फेंक देते हैं तो टुकड़ों में टूट जाती है वो, तो वो क्या कहलाती है? ब्रिटलनेस कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेलाइबिलिटी, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को पीट पीट के उसको चादर के रूप में बना देना ही क्या कहलाता है? मेलाइबिलिटी कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफॉर्मेशन दैट अकर्स ड्यू टू स्ट्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज, यानी कि काफ़ी समय अवधि तक हम लोग जो है किसी भी मटेरियल में जो है लोड अगर जनरेट करते हैं, तनाव अगर डालते हैं, तो उसके अंदर होने वाली जो विकृति होती है वो क्या कहलाती है? क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन बहुत ज़ोरदार है ये। यानी कि काफ़ी लंबे समय तक हम लोग लोडिंग किसी भी मटेरियल पर रखते हैं तो उसके अंदर जो विकृति हो जाती है, विकृति का मतलब होता है स्ट्रेन, विकृति यानी कि स्ट्रेन। हमने कल आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन बताया था, तो विकृति का क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, या इसी को बोलते हैं dv अपॉन वी, या इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। ये सब रेशियोज जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इसको आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काफ़ी समय अवधि तक, कुछ समय, कुछ टाइम पीरियड आपको दिया है, कुछ टाइम पीरियड तक किसी मटेरियल में, जैसे मान के चलिए कि ये क्या है? एक बीम है, यहाँ से ये फिक्स की गई है, यहाँ पे हमने क्या किया है? 100 किलो का क्या किया? कोई यहाँ पे पदार्थ, कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे रख दिया है और 200-300 साल तक ये चीज़ें रखी हुई हैं या कुछ टाइम पीरियड तक रखी हुई हैं, समय नहीं दिया गया है, तो उसमें होने वाली विकृति यानी कि उसमें जो परिवर्तन आ जाएगा कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा? ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? तो इसके बारे में हमने कल आपको बताया था कि अगर आप जो छत का जो आपका बारजा होते हैं, जो बारजे निकले होते हैं घरों के, वो क्या होते हैं कि अगर उनको 200-300 साल तक अगर रखा जाए तो कुछ समय के बाद क्या होते हैं? वो डिफॉर्म कर जाते हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहलाती है? वो क्रीप कहलाती है। तो क्रीप के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद बाकी इसमें जो अदर ऑप्शंस हैं, जैसे वियर रेजिस्टेंस यानी कि घिसाव का जो है रेजिस्टेंस करता है, प्रतिरोध करता है। फटीग हो गया, तो फटीग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो बार बार लोडिंग अनलोडिंग कर रहा हो, लेकिन क्वेश्चन में ऐसी कोई बात हो नहीं रही है। क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो क्या बात हो रही है कि काफ़ी समय अवधि तक तनाव के कारण होने वाली विकृति को क्या कहला जाता है? यानी किसी भी चीज़ को काफ़ी देर तक जो है तनाव में है कोई भी बॉडी, तो उसमें विकृति आ जाती है काफ़ी समय बाद, तो वो क्या कहलाती है? क्रीप कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी तक जो है आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पर्याप्त विरूपण के बिना किसी पदार्थ के भंजन होने की प्रवृत्ति कहलाती है। हिंदी में है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप लोग पढ़ेंगे इसको। द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट
अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी कि बिना फ्रैक्चर हुए जो है वो डिफॉर्म कर जाए तो वो क्या कहलाती है? तो आप लोग कमेंट करेंगे आंसर। तो कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी मटेरियल है और उसमें जरा सा भी विरूपण नहीं होता और वो क्या कर जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है, यानी कि टूट जाता है, तो वो कौन सा गुण होता है? यानी कि पर्याप्त उसमें विरूपण नहीं हो पा रहा है। विरूपण का मतलब क्या हुआ? विरूपण का मतलब ये हुआ कि उसमें जो है परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमने अभी आपको बताया कि कांच जो है अगर उसको आप फेंकेंगे तो उसके ऐसा नहीं कि उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, कहीं लंबाई छोटी हो जाएगी, पिचक जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। कांच अगर गिरेगा तो उसको टूटना ही टूटना है। तो वो कौन सा गुण कहलाता है आपका? वो ब्रिटलनेस कहलाता है, यानी कि भंगुरता। बाकी उसके बाद अदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लास्टिसिटी जो दिया हुआ है, इसके बारे में अभी हमने बात किया ही। प्लास्टिसिटी, इसके बारे में हमने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर डिफॉर्म कर जा रही है परमानेंटली, हमेशा के लिए उतने पे ही रह जा रही है, तो प्लास्टिसिटी कहलाएगा। स्टिफनेस यानी कि दुर्नम्यता, स्टिफनेस जो है, स्टिफनेस यानी कि दुर्नम्यता, ये जो है स्प्रिंग की इसेंशियल प्रॉपर्टी होती है। स्प्रिंग की इसेंशियल प्रॉपर्टीज होती है, इसेंशियल प्रॉपर्टी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद टफनेस हो गया, तो टफनेस के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे। टफनेस के बारे में भी हमने आपको फिर से बताया था कि यहाँ पे हमने जो है एक लोहे की रॉड रखी है और यहाँ से एक हैमर आता है, यानी कि सडन इम्पैक्ट लोड को क्या करती है, वो बियर कर जाती है, सह जाती है, तो वो क्या कहलाती है? टफनेस कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए गुड मेलाइबल मटेरियल प्रोसेस, यानी कि एक अच्छा आघात वर्धनीय सामग्री होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो पूछा जा रहा है कि कोई पदार्थ है वो क्या है, बहुत अच्छा मेलाइबल है, तो इसका मतलब वो क्या है? अच्छा मेलाइबल होने का मतलब है कि वो उसको जो है आराम से आप पीट करके चादर के रूप में बहुत आसानी से उसको बनाया जा सकता है ना। तो वो जो है इसमें आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो ऑप्शन है लो डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, यानी कि निम्न कोटि की प्लास्टिकता। तो अच्छा ये बताइए कि आघात वर्धनीयता पूछा है आपसे, आघात वर्धनीयता पूछा है कि अगर कोई वस्तु जो है अच्छी आघात वर्धनीय है, यानी कि बहुत ही अच्छी आघात वर्धनीय है, उसको आघात आप मारेंगे तो बहुत आराम से जो है वो चादर बन जाती है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न कोटि की प्लास्टिकता, यानी कि प्लास्टिकता जो है वो निम्न कोटि की है, निम्न कोटि की प्लास्टिकता। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लास्टिसिटी उसमें बहुत कम है। तो जब ये बताइए, जब प्लास्टिसिटी बहुत कम हो जाएगी, प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी, तो जैसे ही हम किसी मटेरियल को खींचेंगे यहाँ तक, और खींचने के बाद जब छोड़ेंगे, यानी कि हैमर से इसको हम पीटेंगे, और जैसे ही हैमर हमारा बाहर जाएगा तो फिर ये उठ जाएगी बॉडी। तो बताइए वो चादर कहाँ से बनेगा? मान के चलिए कि ये इतना मोटा है, ठीक है, इतनी मोटी जो है एक चांदी की सिल्ली है, तो इसमें हम लोग हथौड़े से क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें मारेंगे तो यहाँ तक आ जाएगी, पिचक जाएगी, लेकिन जैसे ही हम हथौड़ा उठाएंगे तो फिर से फूल जाएगी। तो कहाँ हो पाएगा हमारे ये चादर का निर्माण इससे अच्छा? तो इसका मतलब ये है कि प्लास्टिसिटी जो है उसका कम नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि किसी भी आघात वर्धनीय मटेरियल को जो है अच्छे से वो आघात वर्धनीय, उसमें हम आघात मारें और अच्छे से वो चादर के रूप में बन जाए, इसका मतलब है उसकी प्लास्टिसिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। यानी कि अगर उसमें हम हथौड़े से मार करें, एक चोट करें, वो पिचक जाए तो उतने पे पिचकी रहे, ऐसा नहीं कि फिर से वो जो है उठ जाए। तो जो दूसरा ऑप्शन है हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, ये बहुत ही सुटेबल आंसर है, फिक्स जो है यही सही आंसर जो है आपका हो जाएगा। यानी कि हाई डिग्री, उच्च कोटि की प्लास्टिकता, उच्च कोटि की प्लास्टिसिटी, प्लास्टिकता, यानी कि उच्च कोटि की प्लास्टिकता का मतलब ये है कि जैसे ही हमने हथौड़े से यहाँ पे मार किया और ये ऐसे यहाँ पे टेढ़ा हुआ तो इतने पे ही रह जाए,
ऐसा नहीं कि निम्न कोटि की प्लास्टिकता रहे, यानी कि इलास्टिसिटी उसमें रहे, जैसे ही हम लोग इसको हथौड़े को हटाएं मार कर गया फिर जो है इतने पे आ जाए, तो वो चादर कहाँ से बनेगा वो। तो ये आप लोग स्टेटमेंट याद रखेंगे कि अच्छा मिलायबल मटेरियल होने के लिए ये कंपलसरी होता है कि वो अच्छा प्लास्टिक मटेरियल हो, यानी कि उसकी प्लास्टिसिटी जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उसको जितने पे हम लोग ढाल दें, पीट पीट के चादर बना दें तो बना रहे, ऐसा नहीं कि हम लोग चादर बनाएं और छोड़ें तो धनुष के जैसा फिर जो है वो आ जाए वहीं पे, तो जो है अच्छे से मिलायबल नहीं हो पाएगा वो। अगला क्वेश्चन है, द फेलियर ऑफ मटेरियल ड्यू टू साइक्लिक लोड इज नोन एज। बार बार जो है साइक्लिक लोडिंग हो रही है, चक्रीय लोडिंग हो रही है, तो जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी। कोई भी मटेरियल है वो चक्रीय लोडिंग से फेल कर रहा है, चक्रीय लोडिंग से फेल हो रहा है। फेल होने का मतलब ये होता है कि जिस पर्पज़ के लिए हमारा मटेरियल डिज़ाइन किया गया है वो जो है कार्य ना कर सके, टेढ़ हो मतलब टेढ़ा हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, उसमें किसी प्रकार का जो है विरूपण हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो फेल कहलाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि द फेलियर ऑफ मटेरियल ड्यू टू साइक्लिक लोड इज़ नोन एज। तो हमने अभी फिर से आपको बताया था कि जो साइक्लिक लोडिंग होती है यानी कि चक्रीय लोडिंग होती है वो जो है किस में होती है, तो वो फटीग में होती है। उसके बाद जो इसमें और दिखाया जा रहा है इम्पैक्ट फेलियर, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपका। क्रीप हमने आपको बताया ही है कि अगर बहुत टाइम पीरियड तक यानी कि काफ़ी समय तक 200-300 साल यानी कि समय की कहीं भी बात करें, अगर लोड जो है अप्लाई किया जा रहा है यानी कि भार या तनाव या किसी प्रकार का लोड अगर लग रहा है और समय की बात कर दे तो वो क्या कहलाएगा, वो क्रीप कहलाएगा। तो क्रीप में आपको कभी कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब फटीग जो हो गया यानी कि साइक्लिक लोडिंग, बार बार साइक्लिक लोडिंग हो रही, चक्रीय लोडिंग हो रही, या भी इससे पहले क्वेश्चन आया था क्या कि रिपीट लोडिंग हो रही, मतलब रिपीटेटिव लोडिंग हो रही है या चक्रीय लोडिंग हो रही है, साइक्लिक लोडिंग हो रही है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश करेगा तो आपको घूमना नहीं है, क्योंकि जो है हमने जो आपको कल क्लास में बताया है वो पूरा जो है प्रैक्टिकल वे में समझाया है, तो आपको वहाँ से चीज़ जो है जो आपके अंदर गई है वो भूलनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। तो उस हिसाब से जो है इसका आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा, फटीग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामग्रियों में विशेष रूप से वांछनीय है जो प्रघात भारण के अधीन है। तो हिंदी आप लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ इसका इंग्लिश। इज पर्टिकुलरली डिज़ायरेबल इन द मटेरियल विच आर सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग। शॉक लोडिंग फिर से यहाँ आ गया। शॉक मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना अचानक आपको शॉक लगा, बोला जाता है ना, जैसे कोई आया आपके घर में, कोई आपके रिलेटिव्स आते हैं तो आप बोलते हैं ना कि आपको तो मैं देख के शॉक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इम्पैक्ट, यानी कि सडन हो गया, कोई भी चीज़ अचानक हो गया। तो हमने आपको बताया था यहाँ पे कि जो टफनेस होता है, टफनेस वो क्या होता है, इसका एग्जांपल हम लोगों ने बार बार लिया है कि यहाँ पे जो है एक प्लेट रखी हुई है, यहाँ से हम लोग हैमर से क्या करते हैं, प्रघात करते हैं। तो हैमर क्या होता है, पहले तो चुपचाप यहाँ रखा हुआ है कोई चीज़, एकाएक हैमर आता है ना, तो इसको तो थोड़ी पता है, ये तो इंसान थोड़ी है, आँख तो नहीं है इसके, इसको तो पता है कि हम चुपचाप रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हथौड़ा आके यहाँ क्या करता है, फट से यहाँ पे जो है आघात करता है, तो इसको एकाएक एहसास होता है अरे ये क्या हो गया, तो इसको शॉक लगता है। यानी कि इसके अंदर जो है सडन जो है किसी प्रकार का लोड अप्लाई किया जाता है, तो क्या करते हैं इसको, इसको हम लोग टफनेस कहते हैं। तो इसकी ये प्रॉपर्टी टफनेस कहलाती है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इज पर्टिकुलरली डिज़ायरेबल इन द मटेरियल विच आर सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग, यानी कि किसी प्रकार का जो है शॉक लोडिंग जो है बार एकाएक जो है प्रघात भारण के अधीन है किसी सामग्री में, किसी मटेरियल में, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी कहलाएगी, वो तो वो टफनेस कहलाएगी। डक्टिलिटी आपका हो नहीं सकता, उसके बाद ब्रिटलनेस आपका हो नहीं सकता, मिलाइबिलिटी आपका हो नहीं सकता, ऐसे भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप लोग कहीं भी क्वेश्चन में फंस जाएं एग्ज़ाम में अगर, तो जो बाकी ऑप्शन रहने चाहिए वो आपके क्लियर होने चाहिए, तो बाकी चीज़ें जो है आप टिक कर लेंगे। जैसे डक्टिलिटी का जो है आप जान रहे हैं, किसी चीज़ को तार के रूप में खींच देना डक्टिलिटी कहलाता है। ब्रिटलनेस यानी कि टूट जाए, टुकड़े टुकड़ों में बट जाए, वो ब्रिटलनेस कहलाता है। मिलाइबिलिटी यानी कि उसको चादर के रूप में पीट पीट के हैमर जो है रोल शेप में बना देना, वो क्या कहलाता है, मिलाइबिलिटी कहलाता है। तो बचा क्या, टफनेस बचा। तो ऑप्शन जो है आपका 4 टफनेस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया।
बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है जो हमने कल स्टार्टिंग में ही आपसे बताया था कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप लोग क्लास छोड़ के भागिए मत। तो जो बच्चे वहाँ से क्लास छोड़ के भाग गए होंगे तो वहाँ से उन लोगों को जो है इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसमें है डैश डैश को भार प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया यही कहा जा रहा है, यानी कि भार बटा क्षेत्रफल। तो ये हमने कल आपको क्या बताया था, स्ट्रेस होता है, यानी कि प्रतिबल। विकृति के बारे में क्या बताया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यह क्या कहलाता है, विकृति, यानी कि स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन आपका ये क्लियर होना चाहिए। और कुछ रेशियोज होते हैं अगर आपको बताएं हम, तो जैसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लेवल की नहीं है, तो वहाँ तक आपको नहीं जाना है। आपके जो सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं वो हम कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव सेशन जो था, ये जो बच्चा नहीं लेगा तो आप लोग जो है पिछली क्लास लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन पिछली क्लास देखने के बाद अगर आप लोग जो है ये लेक्चर लिए होंगे तो आपको बहुत ही, आप लोगों ने जो है इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, आई होप। तो अगर जो है वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो कहीं पे, तो आप लोग जो है नीचे कमेंट करके आप लोग जो है कुछ कह सकते हैं वीडियो के बारे में। बाकी चैनल पे जो है वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। अब हम सोच रहे हैं कि हिंदी और जनरल नॉलेज आप लोगों का, यानी कि 15 मार्क्स की जो है वो आपकी हिंदी आएगी, हिंदी, और 15 मार्क्स का आपका जीके आएगा। तो ये भी हम सोच रहे हैं कवर कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसे बोर्ड पे नहीं, क्योंकि हिंदी और जीके में कुछ समझने वाला नहीं है। वहाँ से क्या करेंगे, आपको यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम लेने वाली है आयोग, वो यूपी ट्रिपल एससी ही लेने वाली है, तो क्वेश्चन जो रहेंगे वो उसी आयोग से बनेंगे। तो उस क्वेश्चन का जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे जितने भी अभी हाल फिलहाल में 2 साल 3 साल में जितने भी हिंदी के पेपर हुए हैं, जहाँ जहाँ हिंदी पूछी गई है यूपी के एग्ज़ाम में, तो वो सारी हिंदी आपके सामने लेकर के आएँ, और साथ साथ जो जनरल नॉलेज है सिर्फ आए हुए क्वेश्चन, जिससे आपको आंकड़ा हो जाए कि क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी। तो उसको हम लोग जो है फ़ोन की स्क्रीन पे करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, यानी कि 20 से 30 मिनट में आपका 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएगा। वहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करते चलेंगे। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो वो सीरीज़ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी हमारा टेक्निकल तो चल ही रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।